अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाक स्टडी के पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए। इससे पहले हमने जनरल इस्लामियत के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और आज हमारा जो बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि हम ये 1 पेपर के हवाले से जीके के हवाले से ये क्लासेस ले रहे हैं और इसमें तमाम जो लेक्चर इस्लामियत की किसी भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस इंतहाई मुफीद हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो पेपर में आने वाले होते हैं। तो जितना ज़्यादा इसको याद कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये भी मैंने आज भी सारा दिन ये देखा और तकरीबन 3 घंटे लगे हैं आज मुझे जो लेक्चर मैंने तैयार किया है। तो कोशिश यही की है कि आपके लिए एक बेहतरीन और मुस्तनद मवाद जो है वो मुहैया किया जाए। तो फ़ायदा इसका तब ही है जब आप लोग भी वक्त दें, आप लोग भी कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ये जो मालूमाती लेक्चर है आज का और बहुत मुफीद लेक्चर होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेपर में हेल्पफुल होगा। तो बस वक्त दीजिएगा, तवज्जो से सुने और इसके साथ इसको रिवाइज़ कीजिएगा। तो हम आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले आपको ये बता दें कि मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 1 पेपर की तैयारी करवा रहा है और मुख्तलिफ लेक्चरर के सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपके कोई भी जानने वाले दोस्त अहबाब हों तो उन तक मिसाली ग्रुप का मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा। आज हमारा जो जनरल नॉलेज में है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमने किन चीज़ों को कैसे तैयार करना है, क्योंकि 1 पेपर सिंगल पेपर जो है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अब जितने भी जॉब्स आती हैं, मैक्सिमम जो जॉब्स हैं उसमें 1 पेपर शामिल है। अब लोग 1 पेपर को क्या समझते हैं कि शायद वो समझते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से है। तो देखिए, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। 1 पेपर का मतलब है कि आपका जनरल नॉलेज होगा और जनरल नॉलेज में आपका क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आपका उर्दू 10 नंबर का शामिल है, इस्लामियत 13 नंबर का शामिल है और मुतालिया पाकिस्तान 10 से 12 नंबर का शामिल है, कंप्यूटर साइंस 6 नंबर का शामिल है, मैथ 8 नंबर का शामिल है, एवरीडे साइंस 5-6 नंबर का शामिल है और जोग्राफिया 3 से 4 नंबर का शामिल है और इसी तरह इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन आपके शामिल हैं और हिस्ट्री के हवाले से जो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट उसके सवालात शामिल हैं और ऐसे ही आपके करंट अफेयर्स शामिल हैं। और फिर जाकर आपका जो बेसिक जो चीज़ है वो आपको बता दें कि जनरल नॉलेज दुनिया के हवाले से आपको सवालात पूछे जाते हैं। तो अब ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीके के मुताबिक हमने तैयारी करनी है कि आप एक मैप के ज़रिए से दुनिया के बारे में जानें, तो उसको लिखते जाएं, उसकी तैयारी करें। तो आज जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा आपने ये समझना है कि इस हिसाब से हमने उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैंने, ज़ाहिरी बात है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक है, हम सब ममालिक को नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंट्रीज़ हैं या मुख्तलिफ तंजीमें हम उनको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो हमने अभी जो आज सिलेक्ट किए हैं ममालिक, वो हमने सार्क ममालिक शामिल किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एब्रीवेशन पे भी काम करना है। ये सार्क ममालिक जो है इसकी एब्रीवेशन भी आ जाती है और इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा ताकि आपको थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसकी एब्रीवेशन है। और ये सार्क ममालिक जो है ये हमारे मखसूस ममालिक लाइक बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 8 ममालिक पे मुश्तमिल जो है ये एक तंजीम है सार्क ममालिक की, जिसके सार्क जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है मुआशी और मुआशरती तरक्की के लिए इक़दामात करना और इलाकाई ताआवुन को बढ़ाना और इलाकाई ताआवुन में सकाफ़ती हमांगी को बढ़ाना और इलाकाई मसाइल का, रीजनल जो मसाइल हैं उसका हल करना। ये इस सार्क ममालिक की जो एक तंजीम है इसका मकसद था। आपको पता है पिछले साल
इससे पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त सार्क ममालिक का इजलास जो है वो पाकिस्तान में हो रहा था। तो आप उस हवाले से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका रिसेंटली इजलास हो चुके हैं। तो आपको कम से कम कोशिश ये करें कि एग्जैक्ट डेटें आपको थोड़ी थोड़ी वो उसमें याद होनी चाहिए। अब देखिए जी, सार्क ममालिक का पहला इजलास जो है, ये पहला इजलास जो हुआ है उसमें आपने ये देखना है कि ये 7 मेंबर्स पे मुश्तमिल था। पहला इजलास कितने मेंबर पे मुश्तमिल था? 7 मेंबर पे ये मुश्तमिल इजलास था, जो कि नई दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में 1983 में हुआ था। इसमें अभी जो है वो तंजीम का आगाज किया गया था और उसके बाद ढाका के अंदर पहला इजलास कब हुआ है? न्यू दिल्ली, और 1983 में, और उसके बाद ढाका के अंदर इसकी बुनियाद पहला समिट करवाया गया। जो इनका समिट होता है, समिट मीटिंग जो है ढाका के अंदर, ठीक है, वो रखी गई। और ये जो डेट थी इस मीटिंग की, ये थी दिसंबर 1985 में। ये चीज आपने याद रखनी है। सार्क ममालिक पहला इजलास में 7 ममालिक शामिल थे। न्यू दिल्ली के अंदर आम इजलास हुआ, फिर इनका पहला समिट जो हुआ वो ढाका के अंदर हुआ है 1985 में। हेडक्वार्टर इनका है काठमांडू, नेपाल का दारुल हुकूमत है काठमांडू, और ये उनका हेडक्वार्टर है। और ये कई दफा पेपर में सवाल आ चुका है, काठमांडू। और इनके पहले जो सेक्रेटरी थे वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक था, अबुल हसन बांग्लादेशी, ठीक है। तो आजकल एक नए हैं, वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस वक्त पहले सेक्रेटरी कौन थे और उसका ताल्लुक किस मुल्क से था, और अब मौजूदा सेक्रेटरी कौन है और उसका ताल्लुक किस मुल्क से है। ये आज आपको इंशाअल्लाह ताला शेयर भी हम कर देंगे। पहले सेक्रेटरी जो अबुल हसन थे, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, वो 1985 से 1989 यानी कि 4 साल तक इसके पहले सेक्रेटरी रहे हैं। अब सार्क समिट जो है, इसका जो बुनियादी मकसद होता है तमाम ममालिक के सरबराहान को इकट्ठा करना, ज़री, माहौलियाती, सेहत, तालीम और एनर्जी मसाइल पर डिस्कस करना। तो ये ममालिक है। एक तो आपको तंजीम का पता चल गया। अब आगे जो एक 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं या जो जनरल नॉलेज के अंदर अपना आपको पुख्तगी कर लाना चाहते हैं, वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन बेसिक चीज़ों को ज़रूर देखें। अब बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें जो है अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। हम एक एक कंट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देखें, पाकिस्तान के बारे में तो आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि इसके बारे में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से ही आपको आते हैं। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन जो होता है, वो जाहिरी बात है, वो सार्क ममालिक में आप जो कंट्रीज है उनके आप कैपिटल आपको पता हो, उनकी करेंसीज का पता हो, उनके प्राइम मिनिस्टर का पता हो, उनके प्रेसिडेंट का पता हो, उनका जो निज़ाम हुकूमत है उसका पता हो, और इसके साथ साथ आपको उस कंट्री का पूरा नाम पता हो। फिर उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वाक़यात या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता हो, या एयरलाइन के बारे में पता हो, न्यूज़ एजेंसी के बारे में पता हो। एक एक चीज़ हम बताएंगे, कुछ चीज़ें हम आपको ज़ुबानी बताएंगे ताकि कम वक्त में ज़्यादा जो है वो हमारी तैयारी हो सके। आपने कुछ चीज़ें इस अंदाज में याद करनी है। ये मैंने आज सारा जो वर्क किया है इस पर काफ़ी सारी खपत है, तो उसको इंशाअल्लाह ताला हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान से इसका आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान जो है, इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पूरा नाम। और कई दफ़ा इंटरव्यू में लोगों से पूछा गया है कि पाकिस्तान का असल नाम क्या है, तो हम तो पाकिस्तान कहते हैं। बहरहाल इसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उर्दू में और इंग्लिश में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंडिया से इसने आज़ादी हासिल की थी। और पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पहले गवर्नर जनरल, और पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे लियाकत अली खां। लियाकत अली खां, ये आपने याद रखना, 1947 से 1951 तक उनका दौर है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो दौर है वो 1947 से 1948 तक है। अब देखें, पाकिस्तान का
जो दारुल हुकूमत है पहले कराची था, फिर जनरल अयूब के दौर में इसको जो है वो मुंतकिल कर दिया गया इस्लामाबाद के अंदर। अब इसकी भी एग्जैक्ट डेटें देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान की जो करेंसी का नाम है वो है रुपया, रुपए जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो बड़ी मुआशरती और सकाफती चीज़ें भी मौजूद हैं। इसमें एक बुलंद तरीन जो चोटी है हिमालय की वो है K2 गॉर्डन आस्टन जो है वो एक चोटी है जो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर मौजूद है। तब उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अब देखिए, आप अगर देखें तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पार्लिमानी है, पार्लिमानी निज़ाम है। अब पार्लिमानी निज़ाम किसे कहते हैं? जैसा कि वो ईवान या वो निज़ाम जो दो ईवानी मुकर्रना पे है या पार्लियामेंट पे मुश्तमिल है, आप ये कह सकते हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो है वो दो ईवानों पे मुश्तमिल है। एक ईवान को हम ईवान ज़री कहते हैं, ईवान ज़री, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लोअर हाउस। ये आप याद रख लें, ईवान ज़री है एक, और एक है ईवान बाला। ये सवाल कई दफा पूछा गया, ईवान बाला और ईवान ज़री, इसको अपर हाउस कहते हैं। अच्छा, ये जो हम नेशनल NA और MPA, ठीक है, NA का मतलब होता है नेशनल असेंबली, तो हम इसमें बोलते हैं जो हमारे इलाकों में MNA सेलेक्ट होते हैं तो हम उनको MNA बोलते हैं। MNA का मतलब है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली जो है यानी कि जो सूबे की असेंबली का मेंबर होता है उसको MPA, और MNA जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है उसको हम MNA बोलते हैं। अब जो MNA है ये आते हैं ईवान ज़री में, लोअर हाउस में, और इसका नाम है कौमी असेंबली या नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली को ईवान ज़री। और जो सेनेट है, सेनेट, इसका सेनेट का चेयरमैन होता है। कौमी असेंबली को चलाने के लिए स्पीकर होता है, ठीक है। और जैसे कि आजकल कौमी असेंबली के स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक, और सेनेट को चलाने के लिए चेयरमैन होता है। जैसा कि आजकल सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आजकल ईवान बाला को यानी कि सेनेट को चला रहे हैं। अपर हाउस सेनेट को कहते हैं। अब इसके अरकान की तादाद 104 है। बेसिकली 100 तादाद है और बाकी 4 जो है कौमी असेंबली से, और बाकी जो इसके 2 एक होता है, तो तकरीबन ये 104 मेंबर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और 25-25 सीटें हैं, 25-25-25-25, ठीक है। KPK में की असेंबली भी 25 सेनेटर्स मुंतखब करेगी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ये नुमाइंदगी एक तनासुब के साथ से बराबर दी हुई है। अब जब भी कोई बिल पास होता है तो बेसिकली कहां पे आता है? वो सबसे पहले यहां पे कौमी असेंबली में आता है। कौमी असेंबली में हमारे जो कुल मेंबरान की तादाद है वो आजकल कौमी असेंबली के मेंबरान की तादाद है 336 ये कुल मेंबरान की तादाद है। अच्छा, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बराह रास्त मुंतखब होते हैं, जैसा कि 265 मेंबर जो हैं वो बराह रास्त मुंतखब होते हैं जिन पे इलेक्शन होता है। जनरल असेंबली का इलेक्शन, जनरल नेशनल असेंबली जो सीटें हैं वो 265 है। इसमें से अब देखते हैं तो नेशनल असेंबली की खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटें हैं। सबसे ज्यादा पंजाब की है 141 और सिंध की, उसके बाद सिंध है 60 सीटें नेशनल असेंबली की, और बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं नेशनल असेंबली की। तो इस तरह 265 सीटें ये हैं। और कुछ सीटें जो होती हैं जैसा कि रिजर्व पोस्टें होती हैं, सीट्स होती हैं, वो औरतों के लिए 41 है और गैर मुस्लिम के लिए 7 है, और इस तरह दीगर भी मिला के तो ये 336 है। इससे पहले आपको ये बता दें कि ये सीटें होती थी 342 कौमी असेंबली की, मगर अब जो सीटें हैं वो 336 है, ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मजीद इसमें आगे डिटेल क्या है। सो नेशनल असेंबली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी होगी? 336, जिसमें से 265 बराह रास्त मुंतखब होते हैं। और सबसे ज्यादा सीटें कौमी असेंबली की पंजाब में, चूंकि आबादी के हिसाब से 141, फिर सिंध में 60 है,
फिर खैबर पख्तूनख्वा में 45 हैं और फिर बलूचिस्तान में 16 सीटें हैं और 41 ये वुमेन के लिए यानी कि औरतों के लिए मुख्तस रिजर्व हैं और इसी तरह जो 7 सीटें गैर मुस्लिमों के लिए और बाकी मौजूद मिला के तो ये 336 बनेगी। ये आपके जहन में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पाकिस्तान के मौजूदा सदर, वजीर आजम और नायब वजीर आजम, उनके हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम का नाम आप सब के इल्म में है, शहबाज शरीफ है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। अब ये हम निगरान प्राइम मिनिस्टर को इसमें काउंट नहीं करते। अगर हम निगरान प्राइम मिनिस्टर को काउंट ना करें तो बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 23वें नंबर पे, 24वें नंबर पे भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ पीडीएम के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर थे। अगर शख्सियत के एतबार से गिना जाएगा तो या फिर वैसे तो इसको 24वें नंबर पे हम काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पीडीएम के दौर में भी ये कुछ अरसा वजीर आज़म रह चुके हैं। अब इसमें इतने सारे दौर के अंदर तकरीबन 9 जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो निगरान केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आए हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वजीर आज़म जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है अब जो है वो 33वें नंबर पे 4 मार्च 2024 को, जो 8 फरवरी 2024 को आम इलेक्शन हुए थे उसके तहत ये सिलेक्ट हुए थे। तो 4 मार्च 2024 को इन्होंने हल्फ उठाया था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। और याद रखें कौमी असम्बली का जो हल्फ होता है ना, वज़ीर आज़म हम किसको कहेंगे, कौमी असम्बली का जो लीडर होता है उस वक्त का लीडर ऑफ द हाउस वो होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लिहाजा बराह रास्त जो मेंबर्स होते हैं कौमी असम्बली के वो वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। तो PMLN से इनका ताल्लुक है और इसके साथ साथ ये 33वें नंबर पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो रियासत के सरबराह की हैसियत जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की है पाकिस्तान के अंदर। इनकी सैलरी तकरीबन 24 लाख हर माह की बनती है। और एक और ओहदा है वज़ीर आज़म के साथ, डिप्टी वज़ीर आज़म, अगरचे ये एक नाम निहाद होता है जिसका आगाज कब हुआ था, इसका आगाज हुआ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब 2008 में 13 तक जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की थी। तो उस वक्त परवेज इलाही को 2012 से 2013 तक इस ओहदे पे रखा गया था, वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम। ये पहली दफा वहां पे उस वक्त बना था। और आज का जो डिप्टी वजीर आजम है वो इसहाक डार है, वो डिप्टी वजीर आजम है। अगर जिनके पास कोई इख्तियार नहीं होता, खैर ये ओहदे हैं, आपको बताना हमारा मकसद है, आपको इल्म होना चाहिए। अब पहले वजीर आजम कौन से हैं, लियाकत अली खान। और अभी जो मौजूदा कौन से हैं वो शहबाज शरीफ। और 22वें नंबर पे इमरान खान का नाम था, 22वें नंबर पे, वो 22वें वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब आ जाएं आप सदारती निज़ाम की तरफ या सदर पाकिस्तान की तरफ। सदर पाकिस्तान तो आपको पता है बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत जो है वो इस वक्त सदर के ओहदे पे बराजमान है और ये उनका दूसरा टेन्योर है और ये कौमी असम्बली से मुंतखब हुए और पहले टेन्योर में भी उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है। तो ये दूसरी मरतबा वाहिद सदर है जो दूसरी मरतबा कौमी असम्बली से मुंतखब हुए हैं। इससे पहले जो है आप 11वें सदर थे। आपको पता है 2008 के अंदर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो जनरल मुशर्रफ ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद जो है सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है हल्फ उठाया था सदर पाकिस्तान का। तो उस वक्त सदर पाकिस्तान 11वां नंबर पे और उसके बाद जो जब नून लीग की हुकूमत आई थी 2013 से 2018 तक, उस वक्त के सदर पाकिस्तान बने थे सैयद ममनून हुसैन। उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो वो मुस्लिम लीग की तरफ से सदर पाकिस्तान थे 12वें नंबर पे। और इसके बाद जब 2018 में PTI की हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहां पे सदर पाकिस्तान थे आरिफ अलवी। ठीक है,
तो वो 13वें नंबर पे थे। और अब जब 2024 में 14वें सदर दूसरी मरतबा बने हैं, वो आसिफ अली जरदारी 14वें सदर हैं, ठीक है, 14वें नंबर पे सदर है आसिफ अली जरदारी। अच्छा, इसके बाद आपको पता हो कि पहले सदर कौन थे? पहले सदर सिकंदर मिर्जा, पहले सदर और आखिरी गवर्नर जनरल वो कौन थे? सिकंदर मिर्जा। अब पाकिस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि 4 गवर्नर जनरल आए हैं, 14वें सदर मौजूद हैं, और अगर उस तरतीब से देखा जाए निगरान को निकाल कर, तो आप ये समझ सकते हैं कि 23वें या 24वें नंबर पे, यानी कि 24वें वजीर आजम हैं, और इसी तरह 4 गवर्नर जनरल है। अब पहले गवर्नर जनरल, ये कई दफ़ा सवाल आया है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 तक पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं 1951 तक, ठीक है, 1951 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल। तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद 1955 तक, और आखिरी गवर्नर जनरल 1956 तक सिकंदर मिर्जा रहे। अब सिकंदर मिर्जा पहले सदर हैं और आखिरी गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हुआ तो वो सदर मुंतखब हुए। तो इस लिहाज से पहले सदर कौन से हुए? सिकंदर मिर्जा। और अभी सदर कौन है? वो सदर आसिफ अली जरदारी। बाकी इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होगी। तो इस लिहाज से मैंने आपको एक वो वजीर आजम है जिनको अदालत के अंदर इस्तदाद देकर नाहल किया गया, उनका नाम था सैयद यूसुफ रजा गिलानी। तो इससे पहले तारीख के अंदर 3 मरतबा नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा बेनज़ीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो ये ज़्यादा दौर जो है उनके हवाले से है, तो आप फिर भी इसके हवाले से देख सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा नायब सदर का भी ओहदा था, नायब सदर का अब नहीं है, उस वक्त एक नायब सदर है नूरुल अमीन, वो उस वक्त नायब सदर थे और वो ओहदा उस वक्त मौजूद था। तो इसके बाद पाकिस्तान की हवाले से आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के जो कौमी एयरलाइन क्या है, पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है, जो मशरूब क्या है, फल क्या है, ये सारी चीज़ें ये आपको भेज भी देंगे और इस पे लेक्चर भी हमारा मौजूद है। तो बहरहाल इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, ये भी जनरल नॉलेज की बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर भेज देंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और इसी तरह ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ISI, इनके भी फंक्शंस और इनके एब्रिविएशंस भी आप थोड़ा थोड़ा जरूर देखते जाइएगा। अब पाकिस्तान के हवाले से मजीद भी आप पढ़ेंगे, चूंकि ये हमारा कंट्री है और इसके बारे में लाजमी क्वेश्चन होने होते हैं, तो आप पाकिस्तान की तफसील डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे आ जाए जी सार्क ममालिक में, वो है बड़ा अहम कंट्री हमारे नेबर में, मशरक में, जिनके साथ हमारी सरहद वाक़या है और बहुत बड़ी, जिसके साथ हमारी मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। और इसी तरह जो रेड क्लिफ लाइन है, ये जो हमारे एरिया में चल रही है ना, ये जो तयशुदा होगी लाहौर से आगे चल रही है कराची तक, इसको सर रेड क्लिफ लाइन कहते हैं हम। और इसके बाद आगे जो कंट्रोल लाइन है, ये कश्मीर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर के साथ, उधर कश्मीर और इधर कश्मीर में जो उनके दरमियान बाउंड्री है, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये भी सवाल आते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको डरेंट लाइन कहते हैं, डरेंट लाइन, ठीक है। तो ये सवाल आपने करने हैं, और मजीद भी इसके अलावा लाइनें हैं, उसको भी आपने जरूर देखना है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा जो कंट्री है हमारे साथ, और एक बड़े जो हमारे सकाफती मुआशरती उनके साथ ताल्लुकात थे, चूँकि एक ही इलाका था, इस वजह से मुसलमानों में फिर पार्टीशन हुई। इंडिया के बड़े अहम लीडर जिनका करेंसी पे नोट था वो गांधी हैं, महात्मा गांधी, करमचंद दास गांधी, ठीक है, उनका नाम है। और इसी तरह इधर पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके हवाले से ये पाकिस्तान की खिदमत की है उन्होंने। इस लिहाज से इंडिया का दारुल हुकूमत आप देखें आज भी दिल्ली है, दिल्ली दारुल हुकूमत। करेंसी का नाम रुपए है, ठीक है, करेंसी का नाम क्या है? रुपए। इंडिया के बड़े बड़े शहर जो हैं वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मुंबई का पुराना नाम था बम्बई,
ठीक है, बंबई जिसको हम कहते हैं। तो इसके अलावा ये जो बंबई मुंबई जो है ये महाराष्ट्र रियासत के अंदर है। और इसी तरह एक इलाका है जिसको अब हम बोलते हैं चेन्नई, ठीक है। तो ये चेन्नई जो है इसका पुराना नाम जो है वो मद्रास है, खुतबाते मद्रास आपने सुना होगा। मद्रास इलाके का नाम बाद में बदल के क्या रख दिया गया था, चेन्नई, ये आपने याद रखना है। गवर्नमेंट इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिया की भी क्या गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, और पार्लिमानी निज़ाम है। वहां पे भी जो हुकूमत के सरबराह होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। अभी मैं सर आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब कौमी दिन जो इनका मनाया जाता है, इंडिया का कौमी दिन, वो है 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। 26 जनवरी इनका कौमी दिन है, ये आपने याद रखना है। यौम आज़ादी आपको पता है, पाकिस्तान 14 अगस्त, इंडिया 15 अगस्त। इनके सदर जो हैं इंडिया के, ये बड़े सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो इस लिहाज से अगरचे सदर की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का सरबराह तो प्राइम मिनिस्टर होता है। सो सदर तो एक मुल्क के लिए मुमलिकत का होता है। तो इनके सदर जो है वो आपने याद रखने हैं, ये नाम कई दफ़ा पूछा गया है। ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ, द्रौपदी, ठीक है, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ये लफ्ज है, आपने यू इसमें लिखना है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये इनके मौजूदा सदर हैं, और 25 जुलाई 2022 से ये इनके बारे में कई दफा पीपीएससी में सवाल आ चुका है, तो आपने याद रख लेना इसको। 25 जुलाई 2022 से है और 5 साल के लिए सदर मुंतखब होते हैं। अब इंडिया के हवाले से मजीद हम देखते जाएं, तो जैसे हमने बताया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी पार्लिमानी निज़ाम है, 2 ऐवानों पे मुश्तमिल है। इंडिया के अंदर भी पार्लिमानी निज़ाम है, 2 ऐवानों पे मुश्तमिल है, ऐवाने ज़री और ऐवाने बाला। ये सवाल भी आ चुका है जी, मैं इसलिए आपको साथ साथ अलर्ट करता हूं ताकि आपको पता हो। ऐवाने बाला और ऐवाने ज़री। अब देखें, जो लोकसभा है, मशहूर मारूफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ये ऐवाने ज़री है, ठीक है। और सबसे अहम इनका लोकसभा ही है, अगरचे जिसकी सिलेक्शन होती है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली है, तो लोग मुंतखब होकर आके आते हैं। तो लोकसभा जो है इसको हम कहते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस इंडिया का वो लोकसभा है, और इसके मेंबरान की तादाद 543 है, ये याद रखना है, ये सवाल भी आ चुका है। लोअर हाउस 543 है, और इस हाउस का जो सरबराह होता है वो लीडर ऑफ द हाउस और प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर, और आजकल उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये तीसरी मर्तबा, पहली बार हुआ है, तीसरी मर्तबा कोई वजीर आज़म मुंतखब हुआ है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ इनका ताल्लुक है बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगरचे इसके ऊपर भी एक तफसील है, हम उसकी तरफ नहीं जा सकते। अब इंडिया में 2-3 बड़ी सरकर्दा जमातें हैं, एक है कांग्रेस, ठीक है, और एक है बीजेपी, और एक है आम आदमी पार्टी, आम आदमी। इसके अलावा भी और भी हैं, आम आदमी अरविंद केजरीवाल इसके बानी सरबराह है। बीजेपी जो है आपको बता दिया कि इसके जो मुख्यमंत्री है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह का भी तल्लुक इन्हीं से है। कांग्रेस जो है वो इंदिरा गांधी और गांधी के हवाले से, और आजकल इसके राहुल गांधी, ठीक है, वो इसके सरबराह है। तो ये 3 जमातें हैं, और मनमोहन सिंह का ताल्लुक कांग्रेस के साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का ताल्लुक जो है वो बीजेपी से है। तो बीजेपी एक मुतशद्दिद जमात है जो कि गुजरात के जो मुस्लिम फसादात थे, हिंदू मुस्लिम फसादात, उसके ये मास्टरमाइंड थे। खैर उसके बाद क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू कौम और उनके अंदर जो दुश्मनियां मुसलमानों से वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्ट मिलती है। तो तीसरी मरतबा वजीर आजम ये बने हैं नरेंद्र मोदी। अब ऐवाने बाला और ऐवाने ज़री, अब इनके ऐवाने बाला को क्या कहते हैं? ऐवाने बाला अपर ऑफ द हाउस, ऐवाने बाला वो है राज्य सभा, राज्य
सभा, राज्यसभा जो है इसको इनके आप नायब सदर इंडिया का जो होता है ना, नायब सदर इंडिया का, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और राज्यसभा जो है इसके मेंबरान भी 245 होते हैं। ये राज्यसभा ये 245 मेंबरान पे मुश्तमिल होती है और 6 साल के लिए होती है। और नायब सदर जो है राज्यसभा का, वो इसका चेयरमैन होता है। अब यहाँ पे एक आपने तंजीम सुनी होगी, लोग नाम लेते हैं RSS, ठीक है। ये हिंदुओं की एक मुतशद्दिद कौम है और ये राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्रीय सेवक संघ, ये एक मुतशद्दिद किस्म के हिंदुओं की तंजीम है जिन्होंने मुसलमानों के साथ उनके कत्लेआम के अंदर मुलव्वस है। और इनका नारा यह है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक करना है, यानी कि मुसलमानों को निकालना है। और ये मुतशद्दिद किस्म के, इसका ताल्लुक बराह रास्त किसके साथ है? RSS, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ। और यही वो RSS के गुंडे थे जो पार्टीशन जब हुई थी, यानी कि जब जो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो उस वक्त RSS ने बांग्लादेश के अंदर अपना काम दिखाया था और इन्होंने पाकिस्तान की फौज को और बाकी जो मामलात है इसके अंदर मुसलमान पाकिस्तान को नुकसान दिया था। तो खैर, राष्ट्रीय सेवक संघ जो है ये RSS इसका एब्रीवेशन है। अब इंडिया की जो एयरलाइन है उसको एयर इंडिया, इंडिया की एयरलाइन का नाम क्या है? एयर इंडिया। इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है ये बड़ी मशहूर है और इसके बारे में भी सवाल आया, एब्रीवेशन भी, इसको हम कहते हैं RAH, ठीक है। ये RAH एब्रीवेशन, ये बेसिकली RAH जो एक खुफिया एजेंसी है इंडिया की, रिसर्च एंड, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये है इंडिया की खुफिया तंजीम जो आजकल पूरी दुनिया के अंदर एक आतंक और तशद्दुद के फैलाव में सरगर्म है। और इसी के गुंडे जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से जो पकड़ा गया था, उसका ताल्लुक भी इसी के साथ था। और इंदिरा गांधी ने इसका आगाज किया था 1968 में, ठीक है। सिर्फ इतना याद रख ले तो यही काफी है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। अब यहां पे हमने दूसरे द्रौपदी मुर्मू, ये हमने सदर पढ़े हैं, आपने याद रखना है। RAH के बारे में पढ़ लिया। अब ये हमारा कंट्री कंप्लीट हुआ और बांग्लादेश अब तीसरा हमारा जो सार मुमालिक है। जो लोग जनरल नॉलेज तैयार करते हैं ना, उनको 6 महीने की मेहनत दरकार होती है। कम से कम 6 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें बार बार पढ़ने के साथ ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। अब बांग्लादेश आपको पता है, वो बंगाल भी मैंने आपको बताया था, बंगाल, उसके बाद ये पाकिस्तान जो मशरक़ी पाकिस्तान बना। और 16 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान से अलग हो गया। उस वक़्त के सरबराह थे बांग्लादेश के, वो आपने सब पढ़ा होगा, शेख मुजीबुर रहमान। अवामी लीग पार्टी का नाम था बांग्लादेश की। उन्होंने 6 नुकात भी बयान किए और बहरहाल खैर वो एक लंबा किस्सा। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और इसी तरह अवामी लीग भारत की मदद से जो है बांग्लादेश का नक्शा जो है दुनिया के नक्शों पे शामिल हुआ। अब इनका कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका कैपिटल है, जिसको मसलों का शहर कहा जाता है और आबादी के हिसाब से भी बड़ा शहर है। टका इनकी करेंसी का नाम है। बंगला या बंगाली सरकारी जुबान है। ढाका के अलावा जो बड़े शहर हैं, चट्टागांग है, खुलना है, राजशाही, ये इनके बड़े बड़े शहर हैं। 26 मार्च इनका कौमी दिन है। 26 मार्च इनका कौमी दिन है। पहले सदर इनके वही शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। अभी आपने शेख हसीना वाजिद जो कि तीसरी मरतबा, बल्कि इससे भी ज़्यादा, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, वज़ीर आज़म बांग्लादेश की। अवामी लीग से उसका ताल्लुक था। तो पिछले आपने साल 2024 में देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर एक तुलबा का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से उठने वाला इनकलाब आया था और कुछ सीटों के मुख्तस करने पे, और वो इनकलाब शेख हसीना वाजिद के जुल्म से तुमको निगल गया और आज वहाँ पे एक अबूरी हुकूमत है
और अबूरी हुकूमत के जो सरबराह हैं वो एक माहिर मईशत वो है मोहम्मद यूनुस, जो अभी पिछले दिनों बैंकॉक में उनकी मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी से भी। सो शेख मुजीबुर की बेटी शेख हसीना वाजिद एक तवील इक़्तिदार के बाद अब वो इंडिया भागी और उसके बाद वहाँ पे हुकूमत की सरबराही किनके पास आई, मोहम्मद यूनुस के पास, जो कि अबूरी हुकूमत के सरबराह है, सदर है। तो पहले सदर कौन से हैं, शेख मुजीबुर रहमान, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह इनका निज़ाम भी पार्लिमानी निज़ाम है और इनके सदर हैं, सदर का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, आज भी मौजूद है मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये सदर हैं बांग्लादेश की, ये याद रखिएगा शहाबुद्दीन। और इसी तरह नेशन ऑफ रिवर्स ये कहा जाता है बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश नेशन ऑफ रिवर्स है, वहां पे बहुत ज्यादा दरिया है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये दरिया कई दफा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आपने इनको भी ध्यान में रखना है। और 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो है वो हल्फ उठाया है। और इसके साथ इंडिया की जो बांग्लादेश की जो सरहद है वो एक बड़ी तवील सरहद जो है वो इंडिया के साथ है। और दूसरा बर्मा, म्यांमार, जिसका मौजूदा नाम बर्मा, म्यांमार अब मौजूदा नाम है उसका, तो उससे इसकी सरहदें मिलती हैं। तो इस लिहाज से बांग्लादेश के निज़ाम के हवाले से भी, और बांग्लादेश के अंदर कल भी मैंने बताया जो सुंदरबन का जंगल है बड़ा मशहूर है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, पाकिस्तान के लिए बड़ा मशहूर है, आप इसको भी देख सकते हैं। करेंसी, कैपिटल, बांग्लादेश की अपनी एयरलाइन है। अब आ जाए जी, हमारा नेक्स्ट 4th कंट्री जो है वो है भूटान, ठीक है। भूटान जो है ये एक बड़ा मशहूर और छोटा सा कंट्री है, जो कि कह लें कि एक इंडिया की रियासत की तरह ही है, क्योंकि ये इंडिया के मतहत है, क्योंकि अपनी फॉरेन पॉलिसी में उस तरह आज़ाद नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी जो डिपेंड करती है इंडिया के साथ, और इनके सिक्योरिटी के मामला भी देखता है इंडिया। 1947 में ये आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ और ये नेपाल से आज़ाद हुआ, ठीक है। अब ब्रिटिश, चूंकि ब्रिटिश से आज़ाद हुआ तो चूंकि इस वजह से, वरना इसके कुछ इलाकों में आप नेपाल भी देखेंगे। तो इंडिया के मतहत है खारजा पॉलिसी में, और लैंड लॉक कंट्री कहलाता है। हिमालय की जो बड़ी ज़बरदस्त पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर ये घिरा हुआ है। दारुल हुकूमत थम्फो, थिम्फो भी किसी को कहते हैं, ये बड़ा मशहूर और मारूफ है, थिम्फो, PHU, थिम्फो। तो ये एक दरिया का नाम है बेसिकली, और इसी वजह से ये शहर इस दरिया के किनारे पर वाक़ है, लिहाजा इस शहर को भी थिम्फो कहा जाता है। थिम्फो भूटान के अंदर मौजूद एक दरिया है। अब ये जो मुल्क है इसके अंदर 2 तरह की करेंसी चलती है, वैसे इनकी अपनी भी करेंसी है। अपनी करेंसी के इनका नाम है नगल त्रन, TURN, ठीक है, नगल त्रन। नगल त्रन जो है इनकी करेंसी का नाम है, और इसके साथ इंडियन रुपया भी चलता है, इंडियन रुपया भी चलता है। वैसे बेसिकली इनकी करेंसी का नाम क्या है, नगल त्रन। अब यहां पे आपको बता दें कि इनके सदर नहीं है, बल्कि इनके होते हैं किंग। क्या है, किंग। अब इनके जो मौजूदा किंग हैं उनका नाम आप सिर्फ देख लीजिएगा, ये जो है जेगमिंग खेसर, KHESAR, खेसर, ठीक है। ये आपने इनके नाम याद रख रहे हैं, जिग्मी खेसर। ये आप जो किंग है इनके भूटान के वो याद रख लें। और इनकी जो जुबान है DZON, डजोंका, ठीक है, डजोंका इनकी जो जुबान है, सरकारी जुबान। तो इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है ताशेरिंग। ये इनके तशेरिंग टोबगे, ये इनका प्राइम मिनिस्टर है, ये सरकारी जुबान है। जिग्मी कैसर ये इनके किंग हैं, और इनके अंदर भी पार्लियामेंट का निज़ाम है, और पार्लिमानी निज़ाम में अपर हाउस जो है, अपर हाउस
उसको नेशनल काउंसिल कहते हैं। अपर हाउस में क्या कहते हैं? नेशनल काउंसिल। और लोअर हाउस को हम भूटान वाले क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ये थोड़े से 2-3 नाम मुश्किल हो गए, मगर मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको 1 2 3 4 दफा पढ़ेंगे तो ये आपको उठपटांग याद हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहां तक हमने पढ़ा है 4th कंट्री का। अब हम बात करते हैं जो एक बड़ा अहम मुल्क है, मालदीव। मालदीव, इसका कैपिटल है माले, जो कि इंतहाई गुंजानबाद इलाका है। और मालदीवियन इनकी रोपिया से मुराद इनके रोफिया, ये इनकी करेंसी का नाम है। मालदीव का दारुल हुकूमत क्या? माले। करेंसी मालदीवियन रोफिया। अब ये रिपब्लिक ऑफ मालदीव, इनका असल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ मालदीव, ये इनका असल नाम है, रिपब्लिक ऑफ मालदीव। माले दारुल हुकूमत, रोफिया इनकी करेंसी का नाम है। सदर है मोहम्मद मोइज़ू। मोहम्मद MUIZZU, ठीक है, ये इनके सदर हैं मौजूदा। और ये एक आइसलैंड है। अब इनकी जो आबादी है 98% मुसलमान है। और इनके सदारती निज़ाम है इनका। और नायब सदर इनके हुसैन मोहम्मद लतीफ़ है। और मजलिस जो स्पीकर है उनकी असेंबली के अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला हैं। और डिवीजन आइसलैंड एयरलाइन इनकी नाम है। मालदीव की एयरलाइन का नाम क्या? डिवीजन एयरलाइन मालदीव। तो ये आपने याद रखना है, 26 जुलाई 1965 को इनका कौमी दिन मनाया जाता है। और ये स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, एक ये चीज याद रखनी है कि एशिया का छोटा मुल्क है, एशिया का छोटा तरीन मुल्क है मालदीव। और इसकी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, सिर्फ इतना याद रख लेंगे तो ये काफी होगा। अब इसके बाद हमारा जो एक मशहूर मारूफ कंट्री है जिसका ताल्लुक सार्क ममालिक से है, वो नेपाल है। नेपाल असल में इसका एक पूरा नाम है, मैं बोल देता हूं, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। साउथ एशिया में वाक़या है, ये सारे कंट्रीज भी सारे साउथ एशिया में। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। अब खटमंडो इसका दारुल हुकूमत है, खटमंडो। और नेपाली रुपए इसकी करेंसी का नाम है, नेपाली रुपए इसकी करेंसी का नाम। तिब्बत का इलाका जो चाइना इंडिया इन सब के अंदर एक इलाका मुश्तमिल है, तो तिब्बत का इलाका भी इनको लगता है। हिमालय से भरा हुआ है और हिमालय का जो सिलसिला है वो इसके अंदर शानदार गुजरता है। और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल के अंदर है। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट जो है जो उसकी जो मीटरों में उसकी लंबाई वो मुझे नहीं इल्म, तो आप उसको ज़रूर देख रहे हैं, K2 की भी और उसकी भी। तो अब लैंड लॉक इसको कहा जाता है। कौमी ज़ुबान इनकी नेपाली है। 81% जो है वो हिंदू यहाँ पे रहते हैं। गवर्नमेंट इनकी फेडरल पार्लिमानी रिपब्लिक इनके निज़ाम है। सदर इनके हैं रामचंद्रा पौडेल, रामचंद्रा, ये इनके सदर है नेपाल के। और इसी तरह नायब सदर है इनके राम सहाया, नायब सदर राम सहाया। अच्छा, बहुत सारे लोग जब वन पेपर की तैयारी करते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि हमें इतने नाम कैसे याद रहेंगे। देखिए, अभी तो हमारे पास माहौल ओपन है। जब पेपर में आता है ना मखसूस सवाल, तो जिसने पढ़ा हो 1 2 3 4 दफ़ा उसको फौरी याद आ जाता है, यार ये मैंने पढ़ा था। वरना इतना इल्म वुसअत वाला है, आप अगर ये समझे कि मुझे हर वक्त याद होगा या मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है, तो ये लाजमी नहीं है। ये आप 2 3 4 दफ़ा आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ लेंगे। सुन लिया है, सुन लेने के साथ कई दफ़ा इंसान को ज़हन में रह जाता, अच्छा यार मैंने ये पढ़ा था, इसका ये है, इसके सदर का नाम रामचंद्रा है, तो ये बदलते भी रहते हैं। खैर,
अब आप इसमें वजीर आजम इनके जो है KP शर्मा, नेपाल के KP शर्मा, ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा। और नेशनल असेंबली, वही बात कि जो अपर हाउस इनका है वो नेशनल असेंबली है, और इनका जो लॉयर हाउस है, यहाँ पे अपर हाउस इंडिया में यहाँ पे और मालदीव पे अपर हाउस ये नहीं है, इनका नेशनल असेंबली अपर हाउस है, और इनका लॉयर हाउस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये इनका नेपाल का जो लॉयर हाउस है, ये आपने देखा। अब हमारे आखिरी दो बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री रह गए हैं, उसको हमने पढ़ना है। इसमें एक कंट्री जो है श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका के बारे में डेमोक्रेटिक, पूरा नाम सुन ले इसका श्रीलंका को, क्या हमें तो सिर्फ वही नाम याद है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ये उनका नाम है। ये आइसलैंड कंट्री है और इसका दारुल हुकूमत कोलंबो है, और करेंसी श्रीलंकन रुपए है। जुबान इनकी तामिल, सिन्हाला तामिल है, और इसके अंदर कसीर तादाद बुद्धिस्ट की है, और नीम यानी कि सदारती निज़ाम इनके मौजूद है। और सदर जो है, ये इनके नाम में थोड़े से मुश्किल हैं, आपने परेशानी होना, मैं लिख देता हूं या फिर आपको यहां पे बता देते हैं। सदर इनके जो हैं अनूरा, ANURA, अनूरा कमारा, काम MARA, ठीक है, ये इनके सदर अनूरा कमारा। और इसके आगे भी नाम है दिसामिनायक, ये इनके मशहूर नाम है। वजीर आजम जो है वो होरिनी, ये आपने याद रखना है। और पोर्टल ऑफ श्रीलंका, पोर्टल ऑफ श्रीलंका इनकी न्यूज एजेंसी है। श्रीलंकन एयरलाइन, ये इनकी एयरलाइन है। पार्लियामेंट इनकी असेंबली है, पार्लियामेंट इनकी असेंबली है। और हाथियों के हवाले से बड़ा मशहूर है ये इलाका, और वहाँ पे भी पिछले दिनों में इनकलाब आया था। और इसी तरह श्रीलंका के तमिल बागियों से भी इनका बड़े अरसे तक मुकाबला रहा है। तो श्रीलंका की बेसिक चीज़ें आपको बताइए, सिर्फ इतना ही याद रख लेंगे तो काफ़ी है। बाकी नामों से परेशान नहीं होना, ये नाम मैं आपको लिख के भेज देता हूँ, और आपको बाकी लिंक्स भी भेज दूंगा, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। 1 2 3 दफ़ा सिर्फ लफ्ज़ याद रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। बाकी PPSC में इतने मुश्किल लफ्ज़ आते भी नहीं है क्लियर। अब आखिरी कंट्री है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान चूंकि ये पहले शुरू के अंदर शामिल नहीं था, अफगानिस्तान जो शामिल हुआ है ना, वो इस सार्क ममालिक के 14वें इजलास जो कि ढाका में हुआ था, और उसके अंदर ये दिल्ली में हुआ था, उसके अंदर ये शामिल हुए हैं, और ये 2005 में, ठीक है, सार्क ममालिक में ये शामिल हुए। अब अफगानिस्तान के नाम दो तरह से हैं, आपने इसको जरा देखना है, क्योंकि अफगानिस्तान की कौमी जुबानें जो है वो दो हैं, एक पश्तो है और एक डारी है, फारसी जिसको हम पर्शियन कहते हैं, ठीक है। अब इस दोनों जुबानों में इसके नाम अलग अलग है। जब पश्तो में इसका नाम बोला जाता है ना, अफगानिस्तान इस्लामी अमारत, ये इसका नाम आता है, ठीक है। जब इंग्लिश में नाम बोला जाता है तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये इंग्लिश में जब इनका नाम आता है। जब ये डायरी में नाम आता है तो अमारात इस्लामी, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपको सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में ये वाक़या एक बड़ा मुल्क है, जिसके अंदर अफगान जंग जो है, रशिया की जो जंग हुई थी सोवियत यूनियन की 1988 के अंदर, 80 की दहाई में, तो उस वक्त भी जब उनको शिकस्त हुई, और उसके बाद फिर यहाँ पे तालिबान की हुकूमत, फिर तालिबान की हुकूमत पे जो है जॉर्ज W बुश वर्ल्ड 9/11 का वाक़या, और उसके बाद अमेरिका के 20-22 साल यहाँ पे, और उसके बाद जब अमेरिका यहाँ पे गया तो फिर दोबारा अशरफ गनी जो है, और उस वक्त के मुख्तलिफ जो उनके सदर आए थे, कठपुतली सदर थे, हामिद करजई हैं, अब्दुल्ला है, और इसी तरह अशरफ गनी जो लास्ट भागे थे। तो इसके बाद तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान
पाकिस्तान में आई और आज तक वही हुकूमत मौजूद है। काबुल जो है इनका दारुल हुकूमत है और बिग सिटी है। पश्तो इनकी जुबान है। करेंसी इनकी अफगानी है, करेंसी इनका अफगानी है। और इनकी इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है। इनकी इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट से मुराद ये तालिबान की जो गवर्नमेंट है। आज़ादी का दिन 19 अगस्त, ये भी याद रखना है, 19 अगस्त 1919 को ये कहा जाता है कि ये यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल से बाहर आए थे। तो फिर एक लाइन तामीर की गई थी, डोरेंट लाइन जिसको कहते हैं, अमीर अब्दुल रहमान ने। तो इनके सदर भी मैंने आपको बता दिया। तो आजकल इनके जो सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर, ये याद रखने वाली चीज है, तालिबान के सुप्रीम लीडर जो है हैबतुल्लाह, ठीक है, हैबतुल्लाह, ये इनके सुप्रीम लीडर है। इसके अलावा इनके जो वजीर आजम है, तालिबान के वजीर आजम, उनका नाम है हसन अखंद। इसके बाद इनके जो चीफ जस्टिस है अब्दुल हकीम हकानी, अब्दुल हकीम हकानी। अब अरीना अफगान एयरलाइन, ये इनकी एयरलाइन है। और इसी तरह बाख्तार न्यूज़ एजेंसी, बाख्तार न्यूज़ एजेंसी, ये अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है। पहाड़ी इलाकों में घिरा हुआ और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाला, कई कंट्रीज के साथ इसकी सरहदें हैं। पाकिस्तान के साथ इसके दो, एक चमन बॉर्डर है और एक तुर्खम बॉर्डर जो है वो केपीके से हमें टच करता है और आना जाना वहाँ पे तजारत है पाकिस्तान की। और तो जो चमन बॉर्डर है ये बलूचिस्तान से टच करता है। सो बलूचिस्तान और तुर्खम के अंदर से अफगानिस्तान का आना जाना है। और आजकल अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनकी वापसी हो रही है। और इसके साथ साथ उनके साथ जो मामलात हैं वो भी बड़े कशीदा हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अगरचे एक बड़ा हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, मगर फिर भी खारजा पॉलिसी के हिसाब से अपने अपने मसाइल हैं। और इसके अलावा इनकी सरहदें ईरान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है और आज़रबाईजान के साथ लगती है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इनकी सरहदें लगती है। सो एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मुल्क है, पहाड़ी इलाकों में घिरा हुआ है। और आजकल वहाँ पे मुख्तलिफ मादनियात जो है वो भी निकल रहे हैं। और जो अमेरिका ने इस पर हमला किया तो उसके बाद 20-22 साल की खजल खराबी के बाद वो वापस चला गया और अब वहाँ से जो है वो तालिबान की हुकूमत है। सो ये वो कंट्रीज थे जो हम सार्क ममालिक में पढ़ते हैं। और ये सार्क ममालिक के 8 कंट्री के बारे में मैं आपको दलील और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जितने भी पीपीएससी के सिंगल पेपर होंगे उनमें से आपको यही सवाल होंगे। आप सिर्फ इतने एक लेक्चर को रट लें तो समझ लें कि आपके बेसिक कंट्रीज मैंने करवाए हैं, आपको बेसिक कंट्रीज आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला जो पढ़ेंगे वो हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, नेटो के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। अब हर एक कंट्री के बारे में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना होता क्योंकि हम अपने नेबर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, हम कल ईरान के बारे में, चाइना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम जो है यूएसए उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर एक लेक्चर हम करेंगे तो जो अरब रियासतों पे हमारा होगा उस पर हम कुछ स्टडी करेंगे। फिर एक दिन हम अफ्रीका के कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एक अमेरिका के कंट्रीज के बारे में, इनकी एक तफसील से चलते रहेगा हमारा काम। बाकी 1 बाय 1 चीज़ों को याद करते जाएं, तसल्ली के साथ पढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सहूलत होगी। आज मैं और भी आपको पढ़ाना चाहता था, ख़ास तौर पर वो आपको भेज देंगे। जो आलमी दिन है वो लाजमी पूछे जाते हैं, कोई एक आधा दिन के बारे में लाजमी सवाल किया जाता है तो वो मेरे पास ही एक किताब है और इसके अंदर वो सारा डाटा मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा आज इसकी जो है एक तस्वीर बनाकर आपको भेज दूँ तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आलमी दिनों के बारे में लाजमी सवालात होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है कुछ एब्रीवेशन होती है, मुखफ़फ़ात, उसके बारे में भी मैंने कुछ निशान लगाए हुए हैं। ख़ास तौर पर इन एब्रीवेशंस को भी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती, कुछ मुताले को वसअत देनी है। तो हम वक्त हमारे पास हो तो यकीन जानिए इसकी बेहतरीन तैयारी करने के बाद आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की एक अच्छी असिस्टेंट डायरेक्टर टाइप एक अच्छी पोस्ट जो है वो आपके इंतजार में है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। और ये सारा सिलेबस आपके जनरल नॉलेज के लिए है, लेक्चरर के टेस्टों के लिए है, लेक्चरर के इंटरव्यूज़ के लिए है। ये आपको हर जगह पे फ़ायदा देगा और इस लिहाज से इसको इग्नोर ना कीजिएगा, भरपूर अंदाज में पढ़िएगा।
अल्लाह हम सब का हामी नासर और लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला कल हम इस वीक का लास्ट लेक्चर करेंगे और उसमें जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको कही है वो हम करवाएंगे। बाकी ये अभी लंबी चौड़ी क्लासेस हमारी चलती रहेंगी और सोमवार से इंशाअल्लाह ताला हमारे लेक्चर इस्लामियात का जो पहला टॉपिक है अल कुरान व उलूमुल कुरान, उनकी वो क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। और साथ साथ हमारे जो जनरल ग्रुप हैं जनरल नॉलेज का 1 पेपर की तैयारी में, उसका हमारा ये काम इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।